गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय अ रिजिड बॉडी? अ रिजिड बॉडी हैज़ अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स। कोई बॉडी रिजिड बॉडी कब होगी? जब उसका साइज डेफिनेट होगा और शेप भी डेफिनेट होगी, और पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। कब? जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, तब हम उस बॉडी को कहेंगे रिजिड बॉडी। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ मास, इन विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर हम पूरी बॉडी की बात करते हैं, पूरी बॉडी का जो मास है वो उसके सेंटर पर कंसनट्रेटेड होगा। ये हम मान करके चलते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल्स सिस्टम। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 located at A and B रिस्पेक्टिवली। कि हमारे पास ए पोजीशन पर एक पार्टिकल है, सेकंड है हमारे पास बी पर। फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल का मास है m2। ओ से लेकर के ए तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा r1, मीन्स पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर r1। ओ से बी तक जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर r2। मीन्स हम यहाँ पर मानते हैं कि दोनों बॉडी का जो मास है वो लाई करता है सी पॉइंट पर, और ओ से सी तक जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा कैपिटल R। एंड सी बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। सपोज v1 v2 are velocities of particle m1 and m2 at any instant t। मीन्स हम मान करके चलते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v1 होगी और सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2। तो हमारे पास v1 होता है फॉर्मूला चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर हमारे पास r1, तो v1 वैल्यू होगी हमारे पास dr1 अपॉन में dt, और ऐसे ही v2 की वैल्यू होगी dr2 अपॉन में dt। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पार्टिकल पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा F1, सेकंड पार्टिकल का जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा F2। तो F1 और F2 हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ऐसे ही F12 और F21 ये हमारे पास इंटरनल फोर्स होंगे पार्टिकल्स के बीच में। तो F12 है हमारे पास इंटरनल फोर्सेस ऑन मास m1 ड्यू टू m2। मीन्स फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर मास लगा है किसके कारण? m2 के कारण। ऐसे ही हमारे पास है इंटरनल फोर्स F21, तो यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स है वो मास m2 के कारण है और ड्यू टू m1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, dp1 अपॉन में dt इज इक्वल टू में टोटल फोर्स। p हमारे पास मोमेंटम है, F1 हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, प्लस में F12 हमारे पास है इंटरनल फोर्स। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स हो जाएगा। p मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv मास इंटू में वेलोसिटी, और फर्स्ट पार्टिकल का मास है हमारे पास m1, वेलोसिटी है v1। तो d अपॉन में dt इंटू में m1 v1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और टोटल फोर्स होगा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा d अपॉन में dt इंटू में m2 v2 इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है F2 प्लस में इंटरनल फोर्स है F21। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा d अपॉन में dt इंटू में m1 v1 प्लस में d अपॉन में dt इंटू m2 v2 इज इक्वल टू f1 प्लस f12 प्लस f2 प्लस f21। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये इक्वल फोर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड F1 प्लस F2 ये इक्वल होगा हमारे पास F के इक्वल, मीन्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा हमारे पास पार्टिकल्स के ऊपर F। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, d अपॉन में dt m1 v1 प्लस में d अपॉन में dt m2 v2 इज इक्वल टू में F।
यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 और v2 की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन में डी टी इंटू में m। v1 की जगह हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा dr1 अपॉन में dt प्लस m2 इंटू में dr2 अपॉन में dt इज इक्वल टू में फोर्स F। और यहाँ पर d अपॉन में dt कॉमन है, दोनों से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी स्केयर अपॉन में dt स्केयर इंटू में m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू में F। अब जो ये इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे किससे, m1 प्लस में m2 से। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू में डी स्केयर अपॉन में dt स्केयर इंटू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में टोटल फोर्स F। इट इज इक्वेशन नंबर 5। होल मास इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट C पॉइंट पर पूरी बॉडी का मीन्स दोनों पार्टिकल का मास कंसंट्रेटेड है और पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर हमारे पास कैपिटल R। इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन, और यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से m1 प्लस m2 इंटू में डी स्केयर R अपॉन में dt स्केयर इज इक्वल टू में टोटल फोर्स F। इट इज इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी m1r1 प्लस में m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम फॉर n पार्टिकल्स, ये था हमारे पास 2 पार्टिकल के केस में। अगर हमारे पास n पार्टिकल होंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, मीन्स R की वैल्यू होगी समेशन I जाएगी 1 से n तक और mi अपॉन में समेशन mi, और ये इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कैपिटल M के इक्वल, कि पूरी बॉडी का जो मास है वो हमारे पास है कैपिटल M। और इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर R समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के I इज इक्वल टू n mi अपॉन में कैपिटल M। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम फॉर n पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वी नो दैट पोजीशन वेक्टर R ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल इज गिवन एज, n पार्टिकल के लिए हमारे पास जो रिलेशन है मीन्स R की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 अपॉन में m समेशन I गोज टू 1 टू n mi ri। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m वेक्टर R इज इक्वल टू में m1r1 प्लस m2r2 प्लस में अप टू mnrn। इट इज इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस रिलेशन को मीन्स मास तो कांस्टेंट होता है सिस्टम्स का, तो जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। तो m dr अपॉन में dt इज इक्वल टू में m1 कांस्टेंट है, तो r1 के विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dr1 अपॉन में dt प्लस में ऐसे m2 dr2 अपॉन में dt प्लस में अप टू mn drn अपॉन में dt। और हमें पता है कि v किसके इक्वल होता है, dr अपॉन में dt, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। तो dr अपॉन में dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v, और ऐसे ही dr1 अपॉन में dt की जगह हम लिख सकते हैं v1। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस में अप टू mn vn। इट इज इक्वेशन नंबर 2। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं m dv अपॉन में dt इज इक्वल टू m1 d1 dv1 अपॉन में dt प्लस में m2 dv2 अपॉन में dt प्लस में अप टू dvn अपॉन में dt। और dv अपॉन में dt किसके इक्वल होता है, एक्सीलेशन, क्योंकि एक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ऐसे dv1 अपॉन में dt को हम लिख सकते हैं a1 dv2
अपन में dt को हम लिख सकते हैं a2 और dvn अपन में dt को लिख सकते हैं an। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम ए मीन्स अब वो इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू में एम ए वन प्लस में एम टू ए टू प्लस में अप टू एम एन ए एन। और एम ए वन ये किसके इक्वल होगा, एफ वन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास एफ होता है एम ए के इक्वल। तो एम ए की जगह हमारे पास इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज लिखेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास है एम ए वन, इसकी जगह हम एफ वन लिख लेंगे। एम टू ए टू ये हमारे पास एफ टू है तो इसकी जगह हम लिख लेंगे एफ टू। तो मीन्स हमारे पास ये रिलेशन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एम कैपिटल ए इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस में अप टू एफ एन। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। और ये जो फोर्स होगा टोटल फोर्स ये हमारे पास होगा एक्सटर्नल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ the internal forces exerted by particles are equal and opposite, so their resultant is 0. Only external force contribute equation 3 and can be rewritten as, means जो internal force है वो तो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर external force। तो एम ए इज इक्वल टू में एफ एक्सटर्नल, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।